लैम्बोर्गिनी एसपीए, जो सामान्यतः लैम्बोर्गिनी के रूप में जानी जाती है, उच्चारित लंबोर्गिनी, एक इटालियन वाहन निर्माता कंपनी है जो कि सेंट अगाटा बोलोनीस के छोटे से शहर में स्थित है। कंपनी की शुरुआत प्रमुख निर्माण उद्यमी फारूशियो लैम्बोर्गिनी द्वारा 1963 में की गई थी। उसके बाद से ही इसका स्वामित्व कई बार बदला है। हाल ही में 1998 में यह जर्मन कार निर्माता ऑडी एजी की सहायक कंपनी बनी है, जो कि स्वयं वोक्सवैगन समूह की एक सहायक कंपनी है। लैम्बोर्गिनी ने अपने सुंदर, आकर्षक डिजाइनों के लिए अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त की है और इसकी कारें प्रदर्शन और धन का प्रतीक बन गई है। फारूशियो लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल निर्माण व्यवसाय में एक उच्च गुणवत्ता वाली भव्य कार बनाने के उद्देश्य से आए जो स्थानीय प्रतिद्वंद्वी फेरारी एसपीए को पीछे छोड़ सके और उससे बेहतर सुविधाएं दे सके। कंपनी का पहला मॉडल अप्रभावशाली तथा कम गुणवत्ता का था और यह सामान सुविधाओं वाली फेरारी के मुकाबले बहुत कम संख्या में बिका। लैम्बोर्गिनी को सफलता 1966 में मध्य इंजन युक्त म्यूरा स्पोर्ट्स कूपे और 1968 में एस्पाडा जीटी की रिलीज के पश्चात मिली, जिसमें बाद वाली गाड़ी के उत्पादन के 10 वर्षों के दौरान 1200 गाड़ियां बिकी। लगभग एक दशक के तेज विकास के बाद और 1974 में क्लासिक मॉडल काउंटाच की रिलीज के पश्चात 1970 के दशक में कंपनी को कठिन समय का सामना करना पड़ा क्योंकि 1973 के तेल संकट के मद्देनजर बिक्री कम हो गई थी। निर्माता दिवालिया होने से बर्बाद हो गया और कई स्विस उद्यमियों के हाथों से गुजरने के बाद लैम्बोर्गिनी कॉरपोरेट उद्योग जगत की दिग्गज कंपनी क्राइसलर के पास पहुंच गई। अमेरिकी कंपनी इस इटालियन निर्माण को लाभदायक बनाने में नाकाम रही और 1994 में कंपनी को इंडोनेशियन कंपनी को बेच दिया। लैम्बोर्गिनी 1990 के दशक के बाकी समय किसी तरह बनी रही और इसने अपनी योजनाबद्ध विस्तृत रेंज के बजाय, जिसमें एक अमरीकियों को लुभा सकने वाली अपेक्षाकृत छोटी कार भी शामिल थी, 1990 की डियाब्लो में लगातार सुधार किया। पिछले वर्ष के एशियाई वित्तीय संकट की चपेट में आने के कारण 1998 में लैम्बोर्गिनी मालिकों ने इस परेशान करने वाली इकाई को ऑडी एजी को बेच दिया, जो जर्मन ऑटोमोटिव वोक्सवैगन एजी की लग्जरी कार डिवीजन थी। जर्मन स्वामित्व लैम्बोर्गिनी के लिए स्थिरता तथा उत्पादन में वृद्धि की शुरुआत थी, जिससे अगले दशक के दौरान बिक्री में करीब 10 गुना से अधिक की वृद्धि हुई। लैम्बोर्गिनी की कारों की असेंबली वाहन निर्माता के पुश्तैनी घर सेंट अगाटा बोलोनीस में लगातार जारी है, जहां इंजन और ऑटोमोबाइल उत्पादन कार्य कंपनी के एक ही कारखाने में साथ-साथ चलते हैं। प्रत्येक वर्ष यह इकाई 4 मॉडलों की बिक्री के लिए कम से कम 3000 वाहन बनाती है, V10 गेलार्डो कूपे व रोडस्टर और प्रमुख V12 पॉवर युक्त मर्सिएलेगो कूपे व रोडस्टर। इसके निर्माण की कहानी फारूशियो लैम्बोर्गिनी, जो उत्तरी इटली के एमिलिया रोमाना क्षेत्र के फेरारा राज्य की साधारण जगह रेनो दी सेंटो के अंगूर उत्पादक किसान का लड़का था, से शुरू होती है। लैम्बोर्गिनी स्वयं खेती करने की शैली के बजाय खेती की मशीनों की ओर आकर्षित हुआ और बोलोना के निकट फ्राटेल्ली टेडिया तकनीकी संस्थान में अध्ययन किया। 1940 में उन्हें इटालियन वायु सेना में भेजा गया, जहां उन्होंने रोड्स टापू में स्थित इटालियन चौकी पर एक मिस्त्री के रूप में सेवा की तथा वाहन मेंटेनेंस इकाई के सुपरवाइजर बन गए। युद्ध से लौटने के पश्चात लैम्बोर्गिनी ने पीवे दी सेंटो में एक गैराज खोला। अपनी यांत्रिक क्षमताओं के बलबूते उन्होंने स्पेयर पार्ट्स और बचे हुए सैन्य वाहनों से ट्रैक्टर निर्माण के व्यापार में प्रवेश किया। युद्ध के पश्चात इटली के आर्थिक सुधार के लिए कृषि उपकरणों की सख्त आवश्यकता थी। 1948 में लैम्बोर्गिनी ने लैम्बोर्गिनी ट्रटोरी एसपीए की स्थापना की और 1950 के दशक के मध्य तक
उनकी फैक्ट्री प्रति वर्ष 1000 ट्रैक्टरों का निर्माण करके देश में सबसे अधिक कृषि उपकरण निर्माण करने वाली फैक्ट्रियों में से एक बन चुकी थी। संयुक्त राज्य की यात्रा के बाद लैम्बोर्गिनी ने एक गैस हीटर फैक्ट्री, लैम्बोर्गिनी ब्रुसिएटोरी एसपीए, खोलने के लिए तकनीक हासिल की, जिसने बाद में एयर कंडीशनिंग इकाइयों का निर्माण शुरू किया। लैम्बोर्गिनी की बढ़ती दौलत ने उन्हें कारों की ओर आकर्षित किया। हालांकि अपने फालतू समय में उन्होंने गैराज में अपनी छोटी फिएट टोपोलिनोस की काफी मरम्मत की थी। उन्होंने 1950 के दशक के आरंभ में अल्फा रोमियो और लांसियस को खरीदा तथा एक समय उनके पास काफी कारें थी, जिसमें एक मर्सिडीज बेंज 300 एसएल, एक जगुआर ई टाइप कूपे तथा दो मसेराटी 3500 जीटी शामिल थी, जिससे वे सप्ताह के प्रत्येक दिन अलग कार प्रयोग कर सकते थे। 1958 में लैम्बोर्गिनी ने एक 2 सीटों वाली कार फेरारी 250 जीटी खरीदने के लिए मरानेल्लो की यात्रा की, जिसकी बॉडी कोच बिल्डर पिनिनफरिना ने डिजाइन की थी। वे एक के बाद एक कई वर्षों तक कारें खरीदते गए, जिसमें एक स्कालिएट द्वारा डिजाइन की गई 250 एसडब्ल्यूबी बेलनेट और एक 250 जीटी 2+2 4 सीटों वाली कार भी थी। लैम्बोर्गिनी के अनुसार फेरारी की कारें अच्छी थी पर अत्यधिक शोर करती थी और एक सही रोड कार के अनुसार नहीं बनी थी, जिसकी वजह से उन्हें दोबारा प्रयुक्त हुई खराब इंटीरियर वाली ट्रैक कारों के रूप में जाना जाता था। सर्वाधिक कष्टप्रद बात जो लैम्बोर्गिनी ने देखी कि फेरारी कारों के क्लच घटिया थे तथा उन्हें जबरन दोबारा क्लच बनवाने के लिए बार बार मार्नेल्लो लौटने पर मजबूर होना पड़ता था। फेरारी के तकनीशियन मरम्मत करने के लिए कार को कई घंटों के लिए दूर ले जाते थे तथा उत्सुक लैम्बोर्गिनी को यह कार्य देखने की अनुमति नहीं मिलती थी। उन्होंने पहले भी इसकी शिकायत फेरारी की आफ्टर सेल्स सर्विस में की थी, जिसे वे घटिया दर्जे का मानते थे। लगातार एक ही तरह की समस्याओं से परेशान होकर वह एक लंबे इंतजार के बाद वह इस मामले को लेकर कंपनी के संस्थापक टू कमांडेटर एंजो फेरारी के पास गए। उसके बाद जो हुआ वह एक महान व्यक्तित्व बनने का उदाहरण है। 1991 की थ्रूब्रेड एंड क्लासिक कार मैगजीन, जिसने लैम्बोर्गिनी का साक्षात्कार लिया था, उन्होंने एंजो के साथ बहस के रूप में शिकायत की और उन्हें बताया कि उनकी कारें नाकारा थी। अत्यंत बेहुदे व बेहद गर्व से भरे मोडेनन ने क्रोधित होकर प्रमुख निर्माण उद्यमी से कहा, लैम्बोर्गिनी, शायद तुम एक ट्रैक्टर सही ढंग से चलाने में सक्षम हो, लेकिन एक फेरारी को तुम कभी भी ठीक से संभाल नहीं पाओगे। एंजो फेरारी की लैम्बोर्गिनी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी के परिणाम गंभीर थे। लैम्बोर्गिनी ने बाद में कहा कि उस समय उन्होंने विचार किया कि यदि एंजो फेरारी या कोई और उन्हें एक अच्छी कार बनाकर नहीं दे सकता, तो वे आसानी से ऐसी कार अपने लिए बना सकते हैं। ट्रैक्टर निर्माण के प्रमुख उद्यमी ने महसूस किया कि फेरारी कारों में एक बेहतर भव्य यात्री कार के गुण नहीं थे। लैम्बोर्गिनी का मानना था कि ऐसी कार को बेहतर स्तर, राइड क्वालिटी और इंटीरियर से समझौता किए बिना अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। इस विश्वास के साथ कि वे भी महान फेरारी से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, पीवे दी सेंटो लौट कर लैम्बोर्गिनी और उनके श्रमिकों ने ट्रैक्टर फैक्ट्री में अपने 250 जीटी में से एक को खोला और उस पर काम शुरू कर दिया। सरल सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट सिलेंडर हेड को दूसरी इकाइयों के साथ बदला गया और 6 क्षैतिज लेटे हुए दोहरे कार्बोरेटर V12 इंजन के ऊपर फिट किए गए। लैम्बोर्गिनी संशोधित कार को मोडेना के पास मोटरवे प्रवेश द्वार पर ले गए और फेरारी के टेस्ट ड्राइवरों की प्रतीक्षा करने लगे। लैम्बोर्गिनी के अनुसार सुधारों ने उनकी कार को कम से कम 25 किलोमीटर प्रति घंटा 16 मील घंटा उस फैक्ट्री की कारों से तेज बना दिया और यह आसानी से टेस्ट करने वालों की गाड़ी को पछाड़ सकती थी। कुछ लोगों का तर्क है
कि लैम्बोर्गिनी ने केवल ऑटोमोबाइल के व्यापार में इसलिए प्रवेश किया ताकि प्रतिद्वंदी फेरारी को यह दिखा सके कि वे उसकी बहुमूल्य घोड़े मार्का कारों से बेहतर कार का निर्माण कर सकते हैं तथा मार्नेलो कैंप से तेज, अच्छी बनावट वाली व अधिक ताकतवर कार बना सकते हैं। अन्य लोगों का तर्क है कि उन्होंने इस तरह की कारों के उत्पादन में सिर्फ वित्तीय मौका देखा। लैम्बोर्गिनी को यह एहसास हुआ कि जो पुर्जे वे अपने ट्रैक्टरों में लगाते हैं, यदि उच्च प्रदर्शन वाली भव्य कार में लगाएं तो वे 3 गुना ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। यह एक ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता की शुरुआत थी। फारुशियो और एन्जो ने फिर कभी बातचीत नहीं की। 1963 से 1964 पहला कदम। जुलाई 1963 में मोडेना के रास्ते सेंट अगाटा बोलोनीस की गली में एक बिलबोर्ड खड़ा किया गया जो सेंटो से 30 किलोमीटर से कम दूरी पर था। 46,000 वर्ग मीटर जगह में शान से खड़े उस बोर्ड पर लिखा था क्वी स्टेब्लिमेंटो लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल, लैम्बोर्गिनी कार फैक्ट्री हियर। 30 अक्टूबर 1963 को कंपनी का निर्माण हुआ तथा ऑटोमोबिली लैम्बोर्गिनी सोसिएता पर एजियोनी एसपीए का गठन हुआ। फारुशियो लैम्बोर्गिनी ने कई कारणों से सेंट अगाटा में अपनी ऑटोमोबाइल फैक्ट्री खोली थी। कम्युनिस्ट शहर नेतृत्व के साथ एक अनुकूल वित्तीय समझौते का मतलब था कि उन्हें अपने व्यापार के पहले 10 वर्षों के मुनाफे पर कर नहीं देना था, साथ ही उनके द्वारा प्राप्त किए गए लाभ को बैंक में जमा करने पर 19% की ब्याज दर भी मिलनी थी। इस समझौते के तहत उनके कर्मचारियों को संगठित होना था। निर्माण स्थल इटली के ऑटोमोबाइल उद्योग के बीच होने का अर्थ था कि लैम्बोर्गिनी के क्रिया कलापों के लिए मशीन की दुकानों, कोच बिल्डर्स तथा मोटर वाहन उद्योग में अनुभवी श्रमिकों तक पहुंच अत्यंत सरल थी। वाहन निर्माण उद्योग में उतरने से पहले ही लैम्बोर्गिनी ने इंजीनियर जियोटो बिज़्जारिनी की सेवाएं ले रखी थी। बिज़्जारिनी तथाकथित गैंग ऑफ फाइव का एक हिस्सा था, जो 1961 में फेरारी से प्रसिद्ध 250 जीटीओ विकसित करने के बाद बड़े पैमाने पर हुए पलायन का एक भाग था। लैम्बोर्गिनी ने उसे स्वतंत्र रूप में काम पर रखा था और उसे एक V12 इंजन डिजाइन करने के लिए कहा जो फेरारी 3 लीटर पावर प्लांट जितना बड़ा हो, लेकिन फेरारी के अनुपयुक्त रेस इंजन के विपरीत शुरू से ही एक सड़क कार में इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया हो। बिज़्जारिनी को इस काम के लिए L45 लाख तथा इंजन द्वारा फेरारी संस्करण से ज्यादा उत्पन्न किए जा सकने वाली ब्रेक हॉर्स पावर की प्रत्येक यूनिट पर बोनस का भुगतान किया जाना था। डिजाइनर ने एक 3.5 लीटर 9.5 एक कंप्रेशन अनुपात में 360 bhp इंजन बनाया, जो 15 मई 1963 को पहली बार लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर कारखाने के एक कोने में चलना शुरू हुआ। बिज़्जारिनी ने ड्राई सम्प लुब्रिकेशन से इंजन बनाया जो 9,800 आरपीएम पर अपनी अधिकतम हॉर्स पावर उत्पन्न करता था, लेकिन शायद ही एक सड़क पर चलने वाली कार के इंजन के लायक था। लैम्बोर्गिनी, जो एक अच्छा व्यवहार करने वाला इंजन अपनी भव्य यात्री कार में प्रयोग के लिए चाहते थे, अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने इंजन के डिजाइन में अत्यधिक बदलाव करने का आदेश दिया। इस झगड़े के परिणामस्वरूप लैम्बोर्गिनी और बिज़्जारिनी के रिश्तों में दरार आ गई और उसे तब तक उसके कार्य का पूरा मुआवजा नहीं मिला जब तक कि अदालतों ने लैम्बोर्गिनी को ऐसा करने का आदेश नहीं दिया। लैम्बोर्गिनी के पास अब एक इंजन था, लेकिन इसे फिट करने के लिए एक वाहन की आवश्यकता थी। 1963 तक उन्होंने जियान पाउलो डल्लारा, जो युद्ध के बाद के समय का सबसे कुशल चैसिस इंजीनियर था, के साथ लोगों की एक टीम इस कार्य के लिए बना ली। फेरारी और मसेराटी के साथ काम कर चुके डल्लारा को लैम्बोर्गिनी की कार बनाने का इंचार्ज नियुक्त किया गया। डल्लारा ने पुरुषों की एक काबिल टीम इकट्ठी की जिसमें अपने कॉलेज सहायक पाउलो स्टेंजनी तथा न्यूजीलैंड के बॉब वालेस को शामिल किया, जो उस समय मसेराटी में काम करते थे,
और चेसिस को संभालने व उत्कृष्ट जानकारी देने और विकास की अपनी गहरी समझ के लिए जाने जाते थे। फारुशियो ने विनाले, घिया, बेरतोने और पिनिनफरिना जैसे उच्च नामों को खारिज कर दिया तथा इसके बदले अपेक्षाकृत अज्ञात डिजाइनर फ्रैंको स्कालियोने को कार की बनावट डिजाइन करने के लिए नियुक्त किया। कार 1963 टोरिनो मोटर शो के लिए समय सीमा के भीतर केवल 4 महीनों में तैयार हो गई। प्रोटोटाइप 350 जीटीवी को प्रेस में जोरदार प्रतिक्रिया मिली। बिज्जारिनी के साथ इंजन के डिजाइन पर हुए विवाद के कारण कार के अनावरण के लिए समय से पहले कोई पावर प्लांट उपलब्ध नहीं था। लोरे के अनुसार फारुशियो ने सुनिश्चित किया कि कार का हुड ईंटों को सही तरह से छुपा कर रखे। 500 पौंड 230 किग्राम ताकि कार उपयुक्त ऊंचाई पर दिखे। सकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद लैम्बोर्गिनी प्रोटोटाइप की निर्माण गुणवत्ता से खुश नहीं थे तथा उन्होंने इसे बंद करने की घोषणा की। कार अगले 20 साल के लिए स्टोर में रही जब तक कि इसे एक स्थानीय कलेक्टर द्वारा खरीदा तथा फिर से चालू नहीं किया गया। जीटीवी 350 को शुरुआत मानकर इसकी बनावट फिर से मिलान के कारोजरिया टूरिंग द्वारा डिजाइन की गई और नई चेसिस का निर्माण अपनी फैक्ट्री में किया गया। इंजन को बिज्जारिनी की इच्छा के विरुद्ध संशोधित किया गया। नई कार जो 350 जीटी से मिलती जुलती थी को 1964 के जिनेवा मोटर शो में दिखाया गया। फारुशियो ने उबाल्दो स्गार्जी को उसका बिक्री प्रबंधक नियुक्त किया। स्गार्जी ने पूर्व में भी यही भूमिका टेक्नो एसपीए के लिए की थी। लैम्बोर्गिनी और स्गार्जी ने फैक्ट्री में समान कमियां पाई, एक परिप्रेक्ष्य जो कार विकसित करने वाले इंजीनियरों की इच्छाओं के साथ मेल नहीं खाता था। 1964 के अंत तक 13 ग्राहकों के लिए कारें बन चुकी थी जिन्हें फेरारी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए नुकसान में बेचा गया। 350 जीटी और 2 साल के लिए उत्पादन में बनी रही व इसकी कुल 120 इकाइयां बिकी। 1965 से 1966 लैम्बोर्गिनी का आगमन। जियान पाओलो डल्लारा ने बिज्जारिनी के V12 डिजाइन में सुधार लाने की चुनौती स्वीकार की, डिस्प्लेसमेंट को 3 से 9 लीटर तक बढ़ाया तथा इससे 6500 आरपीएम पर 320 बीएचपी की ताकत बढ़ी। इंजन को सर्वप्रथम 350 जीटी चेसिस के अंदर फिट किया गया, जिसे अंतरिम 400 जीटी कार के रूप में जाना जाता है तथा जिसकी 23 इकाइयों का उत्पादन किया गया। 1966 तक 350 जीटी का एक लंबा 2+2 संस्करण विकसित किया गया तथा खुली जगह वाली 400 जीटी का जिनेवा ऑटो शो में अनावरण किया गया। यह कार सफल हुई तथा इसकी कुल 250 इकाइयां बिकी, जिससे लैम्बोर्गिनी अपने कारखाने में श्रमिकों की संख्या 170 तक बढ़ाने में सक्षम हुए। 400 जीटी पर आधारित 2 प्रोटोटाइप कारें ट्यूरिन में ज़गाटो कोचवर्क्स द्वारा निर्मित की गई। डिजाइनों की लोकप्रियता के बावजूद फारुशियो ने बनावट तथा इंजीनियरिंग कार्य को बाहर से कराने के बजाय अपनी फैक्ट्री तथा श्रमिकों के साथ कार्य करने पर जोर दिया। लैम्बोर्गिनी ने कार स्वामियों के लिए निरंतर सेवा के महत्व को विशेष रूप से ध्यान में रखा और एक सुविधा शुरू की जो छोटी सर्विस से लेकर बड़े काम तक करने में सक्षम थी। 1965 के दौरान डल्लारा, स्टेंजनी और वालिस ने P400 नामक एक प्रोटोटाइप के विकास में अपना समय लगाया। इंजीनियरों ने एक सड़क कार बनाने के लिए सोचा जिसमें रेसिंग की भी खूबियां हो, एक ऐसी कार जो ट्रैक पर जीत सके तथा जिसे उत्साही लोगों द्वारा सड़क पर चलाया जा सके। तीनों ने रात में गाड़ी के डिजाइन पर इस आशा से काम किया कि वे लैम्बोर्गिनी की इस राय को बदल देंगे कि ऐसा वाहन अत्यधिक महंगा तथा कंपनी के लक्ष्य से भटका हुआ होगा। लैम्बोर्गिनी ने एक अच्छे प्रचार माध्यम के रूप में देखते हुए इस परियोजना को आगे बढ़ाने की इजाजत दे दी। P400 में एक झुका हुआ मध्य इंजन था।
पिछली लैम्बोर्गिनी कार से अलग इसका V12 भी असाधारण था, जो जगह की कमी के कारण ट्रांसमिशन तथा डिफरेंशियल से प्रभावशाली ढंग से जुड़ा हुआ था। बेर्तोने प्रोटोटाइप स्टाइल के प्रभारी थे। कार को 1966 जिनेवा मोटर शो से चंद दिन पहले चटक नारंगी रंग से रंगा गया। आश्चर्यजनक ढंग से किसी भी इंजीनियर को यह देखने का समय नहीं मिला कि इसका इंजन कंपार्टमेंट में पूरी तरह से फिट होता है कि नहीं, चूंकि वे कार प्रदर्शित करने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने इंजन रखने की जगह मिट्टी भरने तथा हुड को बंद रखने का फैसला किया, जैसा कि उन्होंने 350 जीटीवी की शुरुआत के समय किया था। बिक्री प्रबंधक स्गार्जी को मोटर प्रेस के सदस्यों को दूर रखने के लिए मजबूर किया गया, जो P400 का पावर प्लांट देखना चाहते थे। इस कमजोरी के बावजूद कार शो का आकर्षण थी, जिसने स्टाइलिस्ट मार्सेलो गांदिनी को एक स्टार बना दिया। जिनेवा में अनुकूल प्रतिक्रिया मिलने का अर्थ था कि P400 को अगले साल तक म्यूरा के नाम से उत्पादन में जाना था। लैम्बोर्गिनी के वांछित दोनों दृष्टिकोण पूरे हो गए थे। म्यूरा ने ऑटोमेकर को सुपर कारों की दुनिया में एक नए नवेले नेता के रूप में स्थापित किया तथा 400 जीटी एक परिष्कृत सड़क कार थी, जिसकी परिकल्पना लैम्बोर्गिनी ने आरंभ से ही की थी। ऑटोमोबाइल और अन्य व्यवसायों में उन्नति के कारण फारुशियो लैम्बोर्गिनी का जीवन एक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। 1966 के अंत तक सेंट अगाटा फैक्ट्री में कर्मचारियों की संख्या 300 तक पहुंच गई थी। 1967 में म्यूरा का विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए उत्सुक खरीदारों द्वारा काफी पैसा जमा करा दिया गया था। म्यूरा को रेसिंग में शामिल करने के विषय पर फारुशियो के अपनी इंजीनियरिंग टीम के साथ मतभेद जारी रहे। पहली 4 कारों को फैक्ट्री में रखा गया, जहां बॉब वालिस ने कार को बेहतर और परिष्कृत करने का काम जारी रखा। दिसंबर तक 108 कारों की डिलीवरी कर दी गई थी। म्यूरा ने 2 सीटों तथा मध्य इंजन की उच्च प्रदर्शन वाली स्पोर्ट्स कार के रूप में एक मिसाल कायम की। कारखाने में 400 जीटी के साथ साथ कई 350 जीटीएस रोडस्टर्स टूरिंग द्वारा निर्मित परिवर्तित मॉडल का उत्पादन जारी रखा गया। फारुशियो ने 400 जीटी के उसी चेसिस पर आधारित संभावित विकल्प के निर्माण के लिए कोच बिल्डर को नियुक्त किया। टूरिंग ने 400 जीटी फ्लाइंग स्टार 2 नामक एक खराब फिनिश वाला बेडॉल वाहन बनाया। इसके अलावा मोडेना में नेरी और बोनासिनी कोच बिल्डर्स के जियोर्जियो नेरी और लुसियानो बोनासिनी, जिन्हें कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए कहा गया था, मोन्जा ने 400 जीटी बनाई। कोच बिल्डर्स के प्रयासों से असहमत लैम्बोर्गिनी ने दोनों कारों को अस्वीकृत कर दिया। बढ़ती वित्तीय कठिनाइयों के मद्देनजर टूरिंग ने बाद में उस साल फैक्ट्री बंद कर दी। 1967 से 1968 बिक्री की सफलता की शुरुआत। फारुशियो अभी भी 400 जीटी के विकल्प की तलाश में थे और उन्होंने पूर्व में टूरिंग में काम कर चुके बेर्तोने डिजाइनर मारियो मराज्जी की मदद मांगी। लैम्बोर्गिनी के इंजीनियरों के साथ मिलकर कोच बिल्डर ने 4 सीटों वाली मार्जल बनाई। चेसिस मूलतः एक म्यूरा आधारित लंबा संस्करण थी और एक इंजन में 6 सिलेंडर थे जो V12 डिजाइन से आधे थे। कार के दरवाजे और विशाल ग्लास खिड़कियां इसकी विशेषता थे। इसके विशिष्ट डिजाइन के बावजूद एक बार फिर फारुशियो ने इसे 400 जीटी के विकल्प के तौर पर अस्वीकृत कर दिया। मराज्जी ने लैम्बोर्गिनी के निर्णय के अनुसार अपने डिजाइन में सुधार किया। परिणामस्वरूप बनी कार इसलेरो 400 जीटी अधिकतर 400 जीटी का रूपांतरित संस्करण थी और 4 सीटों वाली नहीं थी, जैसा कि फारुशियो चाहते थे। फिर भी वे इस कार से खुश थे क्योंकि यह अच्छी तरह से विकसित व विश्वसनीय होने के साथ एक भव्य यात्री कार थी जिसे चलाने में फारुशियो को मजा आया। इसलेरो ने बाजार पर ज्यादा असर नहीं डाला तथा 1968 और 1969 के बीच इसकी कुल 125 गाड़ियां बेची गई।
म्यूरा का नया संस्करण 1968 में आया। म्यूरा P400, जिसे सामान्यतः म्यूरा एस के रूप में अधिक जाना जाता है, ने कठोर चेसिस और शक्ति का प्रदर्शन किया, जिसमें V12 7000 आरपीएम पर 370 bhp उत्पन्न करता था। 1968 ब्रुसेल्स ऑटो शो में ऑटोमेकर ने म्यूरा P400 रोडस्टर, सामान्यतः म्यूरा स्पाइडर, खुलने वाली छत की गाड़ी, का अनावरण किया। गांदिनी, जो अब तक बेरतोने में डिजाइन का मुखिया था, ने कार की विशेषताओं पर काफी ध्यान दिया था, जैसे कि हवा के टकराने की आवाज तथा एक रोडस्टर की आवाज कम करने जैसी समस्याएं। गांदिनी की कड़ी मेहनत के बावजूद स्गार्जी को संभावित खरीदारों को मना करना पड़ा, क्योंकि लैम्बोर्गिनी और बेर्तोने रोडस्टर के उत्पादन के दौरान आकार पर सहमत नहीं थे। म्यूरा स्पाइडर को एक अमेरिकी धातु मिश्र धातु आपूर्तिकर्ता, जो इसे प्रदर्शन की वस्तु के रूप में उपयोग करना चाहता था, को बेच दिया गया। 1968 फारूशियो के सभी व्यवसायों के लिए सकारात्मक समय था और ऑटोमोबिली ने वर्ष के दौरान 353 से अधिक कारों की डिलीवरी की। बेर्तो ने एक नई 4 सीटों वाली कार को डिजाइन करने के लिए लैम्बोर्गिनी को मनाने में कामयाब रहा। इसका आकार मार्सेलो गांदिनी द्वारा बनाया गया था और इसका ढांचा निरीक्षण के लिए फारूशियो को दिया गया। वे गांदिनी द्वारा निर्मित ऊपर खुलने वाले भारी दरवाजों से खुश नहीं हुए तथा उन्होंने कार में पारंपरिक दरवाजे लगाने के पर जोर दिया। इस सहयोग के परिणामस्वरूप पूरी 4 सीटों वाली एस्पाडा बनी, जिसका नाम बुलरिंग के नायकों मेटाडोर और टोरिडोर के नाम पर रखा गया था। एक 3.9 लीटर आगे फिट किए गए फैक्ट्री निर्मित V12 द्वारा संचालित, जो 325 bhp उत्पन्न करता था, भव्य यात्री गाड़ी की शुरुआत 1969 जिनेवा शो से हुई। एस्पाडा 10 वर्षों में कुल 1217 कारों के उत्पादन के साथ एक बड़ी सफलता थी। अगस्त 1968 में जियान पाओलो डल्लारा लैम्बोर्गिनी के मोटर स्पोर्ट में भाग लेने से इनकार करने से हताश होकर सेंट अगाटा से दूर फार्मूला 1 कार्यक्रम का मुखिया बनकर मोडेना में प्रतिद्वंद्वी वाहन निर्माता दे टोमासो में नियुक्त हो गया। बढ़ते लाभ के कारण रेसिंग प्रोग्राम एक फायदेमंद सौदा हो सकता था, लेकिन लैम्बोर्गिनी इसके प्रोटोटाइप के निर्माण के भी खिलाफ थे। अपने मिशन के बारे में उनके विचार थे: मुझे दोष रहित जीटी कारें बनाने की इच्छा है, जो काफी सामान्य, पारंपरिक लेकिन अति उत्तम हो, न कि एक टेक्निकल बम। इस्लेरो और एस्पाडा जैसी कारों के साथ उन्होंने खुद को स्थापित करने तथा अपनी कारों को एन्जो फेरारी के समान या उससे बेहतरीन कारें बनाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। डल्लारा के सहायक पाउलो स्टेजनी ने तकनीकी निदेशक के रूप में अपने पुराने बॉस की भूमिका ग्रहण की। डल्लारा के दुर्भाग्य से दे टोमासो का F1 कार्यक्रम धन की कमी से रुक गया और वाहन निर्माता बहुत मुश्किल से बचा। इंजीनियर ने इसके तुरंत बाद कंपनी छोड़ दी। 1969 में ऑटोमोबिली लैम्बोर्गिनी को अपनी पूरी मजदूर यूनियन संबंधित समस्या का सामना करना पड़ा। धातु मजदूर यूनियन व इटालियन उद्योग के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण एक राष्ट्रीय अभियान के हिस्से के रूप में मशीन पर कार्य करने वाले तथा फैब्रिकेटर्स ने 1 घंटे का सांकेतिक ब्रेक लेना शुरू कर दिया। फारूशियो लैम्बोर्गिनी, जो अक्सर अपनी आस्तीन चढ़ाकर फैक्ट्री के कार्यों में शामिल रहते थे, अवरोधों के बावजूद अपने कर्मचारियों को उनके सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार काम जारी रखने के लिए प्रेरित करने में सफल रहे। पूरे वर्ष के दौरान लैम्बोर्गिनी उत्पाद श्रृंखला, जिसमें उस समय इस्लेरो, एस्पाडा और म्यूरा एस शामिल थी, में लगातार सुधार होता रहा। म्यूरा की शक्ति बढ़ाई गई, इस्लेरो में और सुधार किया गया और एस्पाडा में आराम और प्रदर्शन के सुधारों को गति मिली। 100 मील घंटा 160 किलोमीटर प्रति घंटा। इस्लेरो का स्थान जरामा 400 GT द्वारा लिया जाना था,
जिसका नामकरण मिलते जुलते नाम वाले रेस ट्रैक के नाम पर रखने के बजाय स्पेन के एक क्षेत्र जो बुल फाइटिंग के लिए प्रसिद्ध है के नाम पर रखा गया। कार की चेसिस छोटी थी किंतु इसका उद्देश्य एस्पाडा से बेहतर प्रदर्शन करना था। 3.9 लीटर V12 को बरकरार रखा गया तथा इसके कंप्रेशन अनुपात को 10:5:1 तक बढ़ाया गया। जिस समय 1970 जिनेवा शो में जरामा का अनावरण किया जा रहा था, पाउलो स्टेनज़नी एक नए डिजाइन पर काम कर रहे थे, जिसमें पिछली लैम्बोर्गिनी कारों के किसी पुर्जे का इस्तेमाल नहीं किया गया था। कर कानूनों में परिवर्तन और एक फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग करने की इच्छा का मतलब था कि इटालियन वाहन निर्माता फेरारी जैसे बदलाव करे तथा उन्होंने अपनी डीनो 246 और पोर्श 911 के साथ एक छोटी V8 पावर युक्त 2+2 कार को विकसित किया, जिसका नाम एक और फाइटिंग बुल की नस्ल उर्राको के नाम पर किया गया। 2+2 व्यावहारिक रूप से चुना गया स्टाइल था, चूंकि फारूशियो ने सोचा कि उर्राको मालिकों बच्चों वाले हो सकते हैं। स्टेनज़नी द्वारा डिजाइन सिंगल ओवरहेड कैम V8 5000 आरपीएम पर 220 bhp उत्पन्न करती थी। बॉब वालेस तुरंत सड़क परीक्षण और विकास में लग गए क्योंकि कार को 1970 ट्यूरिन मोटर शो में पेश किया जाना था। 1970 में लैम्बोर्गिनी ने म्यूरा, जो एक अग्रणी मॉडल था, के विकल्प का विकास शुरू किया, लेकिन आंतरिक शोर स्तर तथा उनके ब्रांड के आदर्शों के विपरीत होने के कारण फारूशियो लैम्बोर्गिनी ने इसे अस्वीकृत कर दिया। इंजीनियरों ने एक नई तथा ज्यादा लंबी चेसिस डिजाइन की ताकि इंजन को ड्राइवर की सीट से और दूर खड़ा करके रखा जा सके। इसका प्रोटोटाइप मार्सेलो गांदिनी द्वारा बेरतोने में तैयार किया गया था तथा यह कंपनी के V8 LP 500 के 4.97 लीटर संस्करण पर आधारित था। कार को 1971 जिनेवा मोटर शो में म्यूरा के अंतिम संशोधन P400 सुपरवेलोस के साथ प्रदर्शित किया गया। लैम्बोर्गिनी श्रृंखला को एस्पाडा 2, उर्राको P250 और जरामा GT ने पूरा किया। 1971 से 1972 वित्तीय दबाव। विश्व वित्तीय संकट शुरू होने पर फारूशियो लैम्बोर्गिनी की कंपनियों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 1971 में लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर कंपनी, जो अपने उत्पादन का करीब आधा भाग निर्यात करती थी, कठिनाइयों में फंस गई। सेंटो, जो ट्रटोरी का दक्षिण अफ्रीकी आयातक था, ने सभी आर्डर रद्द कर दिए। एक सफल तख्तापलट के बाद बोलीविया की नई सैन्य सरकार ने ट्रैक्टरों का एक बड़ा आर्डर रद्द कर दिया जो जेनेवा से भेजे जाने के लिए आंशिक रूप से तैयार था। ऑटोमोबिली की तरह ट्रटोरी के कर्मचारियों की यूनियन थी और छंटनी नहीं की जा सकती थी। 1972 में लैम्बोर्गिनी ने ट्रटोरी को एक अन्य ट्रैक्टर निर्माता सेम को बेच दिया। पूरा लैम्बोर्गिनी समूह अब वित्तीय मुसीबतों में घिर गया था। वाहन निर्माता का विकास धीमा हो गया। 1972 जिनेवा शो में LP 500 का उत्पादन संस्करण नहीं दिखाया जा सका और केवल जरामा के P400 GTS संस्करण का प्रदर्शन किया गया। लागत में कटौती की जरूरत के मद्देनजर रखते हुए पाउलो स्टेनज़नी ने LP 500 पावर प्लांट को एक छोटे 4 लीटर इंजन के उत्पादन के लिए बंद कर दिया। फारूशियो लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबिली और ट्रटोरी के लिए खरीदारों को आमंत्रण देना शुरू कर दिया। उन्होंने जॉर्ज हेनरी रोसेट्टी के साथ मोलभाव शुरू किया, जो एक धनी स्विस उद्योगपति तथा फारूशियो के मित्र होने के साथ साथ एक इस्लेरो व एस्पाडा के मालिक भी थे। फारूशियो ने कंपनी के 51% शेयर रोसेट्टी को 600,000 उसमें बेचे, जिससे उनके द्वारा स्थापित वाहन निर्माण कंपनी से उनका नियंत्रण खत्म हो गया। वे सेंट अगाटा फैक्ट्री में काम करते रहे। रोसेट्टी शायद ही कभी ऑटोमोबिली के मामलों में खुद को शामिल करते थे। 1973 से 1974 फारूशियो झुक गए।
1973 के तेल संकट से दुनिया भर के निर्माताओं की उच्च प्रदर्शन करने वाली कारों की बिक्री प्रभावित हुई। तेल की बढ़ती कीमतों के कारण सरकारों ने नए ईंधन अर्थव्यवस्था कानून बनाए तथा ग्राहकों को परिवहन के छोटे और अधिक व्यावहारिक तरीके तलाश करने के लिए कहा। इससे लैम्बोर्गिनी की भव्य स्पोर्ट्स कारों को अत्यधिक नुकसान सहना पड़ा, जो उच्च शक्ति के इंजन से चलती थी तथा पेट्रोल की अत्यधिक खपत करती थी। 1986 की काउंटाच, जिसे 5.2 लीटर V12 इंजन द्वारा शक्ति मिलती थी, ईपीए रेटिंग के अनुसार शहर में 6 मील प्रति गैलन तथा हाईवे पर 10 मील प्रति गैलन ईंधन की खपत करती थी। 1974 में फारुशियो लैम्बोर्गिनी ने कंपनी की अपनी शेष 49% हिस्सेदारी को जॉर्ज हेनरी रोसेट्टी के मित्र रेने लीमर को बेच दिया। अपने नाम से जुड़ी सभी कारों से उन्होंने संबंध तोड़ डाले तथा उसके बाद मध्य इटली के अम्ब्रिया क्षेत्र में पेरुगिया के राज्य कास्टिलोन दे लागो के गांव पानिक्रोला में ट्रेसिमेनो झील के किनारे एक संपत्ति ले ली, जहां वे अपने आखिरी दिनों तक रहते रहे। 1974 से 1977 रोसेट्टी-लीमर युग। 1974 में एलपी 500 का अंततः काउंटाच के रूप में उत्पादन शुरू हुआ, जिसका नाम एक पिडमोंतेसे भेड़िए की आवाज पर रखा गया, जो नुक्चियो बेर्तोने ने एलपी 500 की नंगी चेसिस देखकर निकाली थी। उस समय इसे प्रोजेक्ट 112 इंच कहा जाता था। एक छोटे 4.0 लीटर V12 द्वारा संचालित पहली काउंटाच की डिलीवरी 1974 में दी गई थी। 1976 में उर्राको P300 रूपांतरित होकर सिल्हूट के नाम से आई, जिसमें एक खुलने वाली छत तथा 3 लीटर V8 लगा था। इसकी खराब गुणवत्ता, अविश्वसनीयता और खराब क्षमता ने इसके खिलाफ काम किया। तथ्य यह है कि इसे अमेरिका में केवल अवैध बाजार के माध्यम से आयात किया गया। केवल 54 गाड़ियों का उत्पादन किया गया। काउंटाच की भी अमेरिकी बाजार में प्रत्यक्ष भागीदारी की कमी आड़े आती रही, जब तक कि 1982 में इसका एलपी 500 संस्करण जारी नहीं किया गया। 1978 से 1987 दिवालियापन और मिमरान। साल दर साल लैम्बोर्गिनी की स्थिति और खराब होती गई। कंपनी को 1978 में दिवालिया घोषित कर दिया गया तथा इसका नियंत्रण इटालियन अदालतों ने ले लिया। 1980 में स्विस मिमरान बंधु, जो खाद्य पदार्थों के प्रसिद्ध उद्योगपति थे और जिनमें स्पोर्ट्स कारों के प्रति जुनून था, को कंपनी का प्रशासक नियुक्त किया गया। प्रशासन के दौरान वाहन निर्माता ने असफल सिल्हूट पर दोबारा काम करके जल्पा बनाई, जो कि एक 3.5 लीटर V8 द्वारा संचालित थी व जिसे पूर्व महान मसेराटी गिलियो अल्फिरी ने संशोधित किया था। जल्पा सिल्हूट से ज्यादा सफल हुई। जल्पा काउंटाच के एक अधिक किफायती, रहने योग्य संस्करण के लक्ष्य को प्राप्त करने के काफी करीब थी। काउंटाच में भी सुधार किया गया। 1982 में एलपी 500 मॉडल जारी होने के बाद इसे अमेरिका में बिक्री की अनुमति मिल गई। 1984 तक कंपनी आधिकारिक तौर पर स्विस हाथों में थी। मिमरान बंधुओं ने एक व्यापक पुनर्गठन कार्यक्रम शुरू किया तथा वाहन निर्माण में बड़ी मात्रा में पूंजी का निवेश किया। सेंट अगाटा कार्यस्थल को नया रूप दिया गया और दुनिया भर में भर्ती के लिए नए इंजीनियरिंग और डिजाइन प्रतिभाओं की गंभीर खोज शुरू हुई। निवेश के तत्काल परिणाम अच्छे थे। एक काउंटाच क्वाट्रोवाल्व, जो शक्तिशाली 455 बीएचपी का निर्माण करती थी, को 1984 में जारी किया गया था। हड़बड़ी में शुरू की गई चीता परियोजना के परिणामस्वरूप 1986 में लैम्बोर्गिनी LM002 का स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन जारी हुआ। बहरहाल, मिमरान बंधुओं के प्रयासों के बावजूद कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया निवेश अपर्याप्त साबित हुआ।
एक बड़े व स्थिर वित्तीय साथी की तलाश के दौरान वे अमेरिका की बिग 3 ऑटोमेकर में से एक क्राइसलर कॉरपोरेशन के प्रतिनिधियों से मिले। अप्रैल 1987 में क्राइसलर के अध्यक्षता ली आइकोका के नेतृत्व में अमेरिकी कंपनी ने इटालियन वाहन निर्माण कंपनी का नियंत्रण मिम्रान बंधुओं को $33 मिलियन के भुगतान के बाद ले लिया। जोल्लिफ के अनुसार लैम्बोर्गिनी के मालिकों में केवल मिम्रान बंधु ही 6 साल पहले भुगतान की गई डॉलर रकम को कई गुना बढ़ाकर पैसे कमा सके। 1987 से 1994 क्राइसलर द्वारा अधिग्रहण आइकोका, जिन्होंने क्राइसलर, जो एक समय लगभग दिवालिया होने के कगार पर थी, को चमत्कारिक ढंग से बचाया था, ने निदेशक मंडल से सलाह करके लैम्बोर्गिनी को खरीदने का फैसला किया। क्राइसलर के लोग लैम्बोर्गिनी के बोर्ड में नियुक्त किए गए, लेकिन कंपनी के कई प्रमुख सदस्य अपनी मैनेजिंग पोजीशन में बने रहे, जिनमें अल्फिरी मर्मिरोली, वेंतुरेल्ली तथा केक्रेनी शामिल थे। उबाल्डोस गार्जी बिक्री विभाग के प्रमुख के रूप में अपने पद पर बने रहे। इसका पुनरुत्थान करने के लिए लैम्बोर्गिनी को नकद $50 मिलियन मिले। वाहन निर्माण कंपनी का नया मालिक एक्स्ट्रा प्रीमियम स्पोर्ट्स कार बाजार में प्रवेश का इच्छुक था, जो दुनिया भर में प्रति वर्ष लगभग 5,000 कारों का बाजार था। 1991 में क्राइसलर ने फेरारी 328 के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक कार बनाने की योजना बनाई। इसके अतिरिक्त वे चाहते थे कि इटालियन एक ऐसा इंजन बनाए जो अमेरिकी बाजार के लिए क्राइसलर कारों में प्रयुक्त हो सके। अंततः कंपनी ने मोटरस्पोर्ट के क्षेत्र में उतरने का निर्णय ले लिया तथा इस प्रयास को लैम्बोर्गिनी इंजीनियरिंग एसपीए के रूप में जाना गया, जिसका काम ग्रां प्री टीमों के लिए इंजन विकसित करना था। नई इकाई मोडेना में लगाई गई तथा इसे $5 मिलियन का आरंभिक बजट दिया गया। डेनियल ओडेटो इसके प्रबंधक और एमिल नोवारो अध्यक्ष थे। मौरो फोरिरी उनके द्वारा नियुक्त किए गए पहले व्यक्ति थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मोटरस्पोर्ट की दुनिया में एक प्रतिष्ठित पहचान थी तथा जो पूर्व में फेरारी फॉर्मूला एक टीम में एक कामयाब हस्ती था। फोरिरी ने सेंट अगाटा के सड़क कार इंजन से अलग अपना स्वतंत्र 3.5 लीटर V12 इंजन डिजाइन किया। उस समय लैम्बोर्गिनी में काउंटाच के विकल्प का निर्माण हो रहा था। डियाब्लो का नाम एक हिंसक सांड के नाम पर रखा गया, जिसकी मृत्यु 19वीं सदी के दौरान मैड्रिड में हुई थी। डियाब्लो का मूल डिजाइन मार्सेलो गांदिनी, एक दिग्गज जिन्होंने कोचबिल्डर बेर्तोने के लिए काम करते समय म्यूरा तथा काउंटाच की बाहरी बनावट डिजाइन की थी, द्वारा तैयार किया गया था। हालांकि क्राइसलर के अधिकारी गांदिनी के काम से खुश नहीं थे तथा उन्होंने अमेरिकी कार निर्माता की अपनी डिजाइन टीम को कार की बनावट में बड़ा बदलाव करने के लिए नियुक्त किया, जिनमें गांदिनी के मूल डिजाइन में बनाए गए ट्रेडमार्क तेज किनारों तथा कोनों को गोल करना शामिल था। इटालियन तैयार उत्पाद को देखकर ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। डियाब्लो को सितंबर 1988 के लिए समय रहते जारी करने का इरादा किया गया, जब लैम्बोर्गिनी अपनी 25वीं वर्षगांठ का जश्न मना रही थी। जब यह स्पष्ट हुआ कि यह निशान दोबारा नहीं लगेगा, काउंटाच का अंतिम संस्करण उत्पादन में ले जाया गया। वर्षगांठ काउंटाच को बाद में कारों के बेहतरीन संस्करण के रूप में सराहा गया। 1987 के अंत तक एमिल नोवारो अपनी लंबी बीमारी के बाद लौटे तथा अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए डियाब्लो के विकास में क्राइसलर के बढ़ते हस्तक्षेप को रोका। एक लड़ने वाले सांड की तरह चिढ़कर क्राइसलर ने फ्रैंकफर्ट ऑटो शो में एक 4 दरवाजों वाली कार प्रदर्शित की, जिस पर लिखा था लैम्बोर्गिनी द्वारा संचालित एक क्राइसलर। पोर्टोफिनो को मोटर प्रेस और लैम्बोर्गिनी कर्मचारियों द्वारा समान रूप से की खराब प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा, लेकिन यह डॉज इंट्रिपिड सीडान के लिए प्रेरणा बन गई।
अप्रैल 1988 में बेर्तोने द्वारा उत्पादित एक क्वाट्रोवाल्वो V12 द्वारा संचालित लैम्बोर्गिनी ब्रांड का वाहन टोरिनो मोटर शो में दिखाया गया, जो मिनीवैन जैसा दिखता था। एक असामान्य कार, जो सार्वजनिक प्रतिक्रिया चाहती थी, को नकार दिया गया। यह लैम्बोर्गिनी और क्राइसलर उत्पाद श्रृंखलाओं के अनुपयुक्त थी। लैम्बोर्गिनी श्रृंखला में डियाब्लो के नीचे की खाली जगह लेने के लिए बेबी लेम्बो का निर्माण किया गया, जो जल्पा का विकल्प थी। परियोजना को इस संभावना के साथ $25 मिलियन का बजट आवंटित किया गया कि प्रति वर्ष 2000 से ज्यादा कारों की बिक्री होगी। डियाब्लो 21 जनवरी 1990 को मोंटे कार्लो के होटल दे पेरिस में एक समारोह में जनता के लिए जारी की गई। उत्पादन में उस समय दुनिया में सबसे तेजी से बनने वाली कार थी और बिक्री इतनी तेज थी कि इसने लैम्बोर्गिनी को लाभ की स्थिति में ला दिया। कंपनी का अमेरिका में पहले शिथिल और बेतरतीब निजी डीलर नेटवर्क था। क्राइसलर ने कुशल फ्रेंचाइज के साथ पूर्ण सर्विस और स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध कराए। कंपनी ने पावर बोट रेसिंग के लिए भी अपना V12 इंजन विकसित करना शुरू किया। मुनाफा 1991 में $1 मिलियन का आंकड़ा पार कर गया और लैम्बोर्गिनी ने एक सकारात्मक युग में प्रवेश किया। 1994 से 1997 इंडोनेशियाई स्वामित्व। किस्मत में इजाफा संक्षिप्त समय के लिए था। 1992 में बिक्री में जोरदार गिरावट हुई तथा $239,000 की डियाब्लो अमेरिकी उत्साहियों के लिए घाटे का सौदा साबित हुई। अब जबकि लैम्बोर्गिनी घाटे में थी, क्राइसलर ने फैसला किया कि निवेश के अनुसार वाहन फैक्ट्री पर्याप्त कारों का उत्पादन नहीं कर रही थी। अमेरिकी कंपनी ने लैम्बोर्गिनी से पीछा छुड़ाने के लिए ग्राहक ढूंढना शुरू किया तथा मेगाटेक नामक कंपनी में उनकी खोज समाप्त हुई। कंपनी बरमूडा में पंजीकृत थी और पूरी तरह से इंडोनेशियाई समूह सेडटको पटी के स्वामित्व में थी, जिसके मुखिया सेतियावान जोडी तथा उस समय के इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुहार्तो के सबसे छोटे बेटे टॉमी सुहार्तो थे। फरवरी 1994 तक $40 मिलियन में स्वामित्व बदल गया था। लैम्बोर्गिनी का इटालियन स्वामित्व खत्म हो गया था और मेगाटेक ने वाहन इकाई, मोडेना रेसिंग इंजन फैक्ट्री और अमेरिकी डीलर इकाई लैम्बोर्गिनी यूएसए पर नियंत्रण कर लिया। जो एक और मुसीबत में फंसी अमेरिकी सुपरकार बनाने वाली कंपनी वेक्टर मोटर्स में 35% हिस्सेदार था। उन्होंने सोचा कि वेक्टर और लैम्बोर्गिनी अपने उत्पादन में सुधार लाने के लिए आपस में सहयोग कर सकते हैं। माइकल जे किम्बरली, जो पूर्व में लोटस, जगुआर और जनरल मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष थे, को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। लैम्बोर्गिनी के सारे क्रियाकलापों की समीक्षा करने के बाद किम्बरली ने निष्कर्ष निकाला कि कंपनी को सिर्फ एक या दो मॉडल पेश करने के बजाय विस्तार करने की जरूरत है और अमेरिकी कार उत्साही लोगों को ऐसी कार देने की जरूरत है जो उनकी पहुंच में हो। उन्होंने लैम्बोर्गिनी की विरासत और जादू के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मार्केटिंग नीति बनाई। 1995 में लैम्बोर्गिनी को सफलता मिली जब डियाब्लो में सुधार करके शीर्ष स्तर की सुपर वेलोस मॉडल बनाई गई। किंतु 1995 में जब बिक्री बढ़ रही थी, कंपनी का टॉमी सुहार्तो की विपॉवर कारपोरेशन के साथ पुनर्गठन किया गया, जिसके पास 60% शेयर थे। माइकॉम बीएचडी, जेफ याप द्वारा नियंत्रित एक मलेशियाई कंपनी, के पास अन्य 40% शेयर थे। बिक्री में वृद्धि के बावजूद कभी खतरे से बाहर न निकलने वाली लैम्बोर्गिनी ने नवंबर 1996 में वित्तोरियो दी कापुआ को अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इस आशा के साथ नियुक्त किया कि अनुभवी दिग्गज ऑटो कंपनी फिएट एसपीए में अपने 40 से अधिक वर्षों से भी अधिक अनुभव के बलबूते स्पोर्ट्स कार निर्माता को फिर से मुनाफे की स्थिति में ले आएंगे। दी कापुआ ने तत्काल लागत घटाने के उपाय शुरू कर दिए।
कंपनी के कई अधिकारियों और सलाहकारों को चलता किया और उत्पादकता में 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उत्पादन इकाई की मरम्मत कराई। 1997 में लैम्बोर्गिनी अंततः 209 डियाब्लो बेचकर न लाभ न हानि की स्थिति से 13 कारें अधिक बेचकर लाभदायक स्थिति में पहुंच गई। डी कापुआ भी लैम्बोर्गिनी के नाम और पहचान को भुलाना चाहते थे और इसके लिए आक्रामक मार्केटिंग और लाइसेंस डील लागू की गई। $100 मिलियन के बजट के साथ आखिरकार बेबी लेम्बो की शुरुआत हुई। उस साल एशिया में जुलाई में आए एक और वित्तीय संकट ने स्वामित्व में बदलाव की एक और भूमिका तैयार कर दी। वोक्सवैगन एजी के नए चेयरमैन फर्डिनेंड पीच, जो वोक्सवैगन संस्थापक फर्डिनेंड पोर्श के पोते थे, 1998 में अधिग्रहण अभियान चलाया जिसमें लगभग $110 मिलियन में लैम्बोर्गिनी का अधिग्रहण भी शामिल था। लैम्बोर्गिनी को वोक्सवैगन की लग्जरी कार डिवीजन ऑडी एजी के माध्यम से खरीदा गया। ऑडी प्रवक्ता जुएर्गेन दे ग्रेवे ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि लैम्बोर्गिनी ऑडी के स्पोर्टी प्रोफाइल को मजबूत कर सकती है और दूसरी ओर हमारे तकनीकी विशेषज्ञता से लैम्बोर्गिनी को फायदा हो सकता है। 1999 वर्तमान। ऑडी का आगमन। अमेरिकी स्वामित्व छोड़ने के केवल 5 साल बाद लैम्बोर्गिनी अब जर्मन नियंत्रण में थी। एक बार फिर मुसीबत में फंसी इटालियन वाहन निर्माण इकाई का एक होल्डिंग कंपनी लैम्बोर्गिनी होल्डिंग एसपीए के रूप में पुनर्गठन किया गया तथा ऑडी अध्यक्ष फ्रांज जोसेफ पीजेन को इसका चेयरमैन बनाया गया। ऑटोमोबिली लैम्बोर्गिनी एसपीए होल्डिंग कंपनी की एक सहायक कंपनी बन गई ताकि विशेष रूप से डिजाइन तथा कार निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, जबकि कंपनी की लाइसेंस डील तथा समुद्री जहाजों के इंजन निर्माण के लिए अलग विभाग गठित किए गए। विक्टोरियो दी कापुआ मूल प्रभारी बने रहे, लेकिन अंत में जून 1999 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके स्थान पर ज्यूसेप्पे ग्रीको को नियुक्त किया गया, जो फिएट, अल्फा रोमियो और फेरारी में अपने अनुभव के साथ उद्योग जगत के एक और दिग्गज थे। डियाब्लो के अंतिम विकास जीटी को जारी किया गया, लेकिन अमेरिका को निर्यात नहीं किया गया। इसका कम मात्रा में उत्पादन इसके उत्सर्जन और क्रैश प्रूफ अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए अत्यधिक खर्चीला था। जिस तरह अमेरिकी स्वामित्व ने डियाब्लो के डिजाइन को प्रभावित किया, लैम्बोर्गिनी के नए जर्मन स्वामित्व ने डियाब्लो के विकल्प के निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाई। पहली नई लैम्बोर्गिनी ने एक दशक से अधिक समय तक लैम्बोर्गिनी के पुनर्जन्म का प्रतिनिधित्व किया। आंतरिक रूप से L140 परियोजना के रूप में जानी जाती थी और संयोग से इसका नाम म्यूरा की तरह एक सांड के नाम पर मर्सिएलेगो रखा गया, जिसने लगभग 40 साल पहले फारुशियो लैम्बोर्गिनी को प्रेरित किया था। नई कार लैम्बोर्गिनी डिजाइन के नए प्रमुख बेल्जियम के ल्यूक डोंकरवोल्क ने डिजाइन की थी। जर्मन स्वामित्व के अंतर्गत लैम्बोर्गिनी को स्थिरता मिली जो उसे पिछले कई वर्षों से नहीं मिली थी। वाहन निर्माता की कारें जो अविश्वसनीय होने के लिए कुख्यात थी, प्रसिद्ध जर्मन इंजीनियरिंग ज्ञान से लाभान्वित हुई और परिणामस्वरूप ऐसी कारों का उत्पादन हुआ जो इटालियन भावना के साथ जर्मन दक्षता की विशेषता प्रदर्शित करती थी। जर्मन स्वामित्व के अंतर्गत लैम्बोर्गिनी को स्थिरता मिली जो उसे पिछले कई वर्षों से नहीं मिली थी। वाहन निर्माता की कारें जो अविश्वसनीय होने के लिए कुख्यात थी, प्रसिद्ध जर्मन इंजीनियरिंग ज्ञान से लाभान्वित हुई और परिणामस्वरूप ऐसी कारों का उत्पादन हुआ जो इटालियन भावना के साथ जर्मन दक्षता की विशेषता प्रदर्शित करती थी। 2003 में लैम्बोर्गिनी ने मर्सिएलेगो के बाद एक छोटी V10 सुसज्जित गेलार्डो को उतारा, जो मर्सिएलेगो से अधिक सुलभ और ज्यादा बेहतर कार बनाने के उद्देश्य से बनाई गई थी। इसके बाद एक छुपकर लड़ने वाले फाइटर से प्रेरित होकर रेवेंटो बनाई गई।
इस सुपर कार के बेहद सीमित संस्करण थे और इसने सबसे शक्तिशाली और महंगी लैम्बोर्गिनी होने का गौरव प्राप्त किया। सन 2007 में वोल्फगैंग एग्गेर ऑडी और लैम्बोर्गिनी के डिजाइन के नए प्रमुख के रूप में वाल्टर डिसिल्वा की जगह नियुक्त हुए, जिन्होंने अपनी नियुक्ति के दौरान एक ही कार म्यूरा कॉन्सेप्ट 2006 डिजाइन की थी। नवीनतम लैम्बोर्गिनी कार 2009 मर्सिएलेगो एलपी 670 4 एसवी है, जो लैम्बोर्गिनी हेलो सुपरकार का सुपरवेलो संस्करण है। कॉन्सेप्ट मॉडल। अपने पूरे इतिहास के दौरान लैम्बोर्गिनी ने विभिन्न प्रकारों की कॉन्सेप्ट कारें परिकल्पित तथा प्रस्तुत की है, जिसकी शुरुआत 1963 में सबसे पहली लैम्बोर्गिनी प्रोटोटाइप 350 जीटीवी से हुई। अन्य प्रसिद्ध मॉडल में बेर्तोने की 1967 की मार्जल, 1974 की ब्रावो और 1980 की एथोन, क्राइसलर की 1987 की पोर्तोफिनो, 1995 की ईटल डिजाइन स्टाइल काला और ज़गाटो द्वारा 1996 में बनी रैप्टर्स शामिल है। एक रेट्रो शैली की लैम्बोर्गिनी म्यूरा कॉन्सेप्ट कार, जो मुख्य डिजाइनर वाल्टर डिसिल्वा की पहली रचना थी, को 2006 में प्रदर्शित किया गया। अध्यक्ष और सीईओ स्टीफन विंकेलमन ने इस परिकल्पना को उत्पादन में डालने से यह कहकर इनकार कर दिया कि म्यूरा कॉन्सेप्ट हमारे इतिहास की एक सफलता है, लेकिन लैम्बोर्गिनी भविष्य के बारे में है। हम यहाँ रेट्रो डिजाइन बनाने के लिए नहीं हैं, इसलिए हम नई म्यूरा नहीं बनाएंगे। 2008 पेरिस मोटर शो में लैम्बोर्गिनी ने एक 4 दरवाजे वाली एस्टोक सीडान कॉन्सेप्ट का प्रदर्शन किया। यद्यपि एस्टोक के उत्पादन के बारे में कई अटकलें लगाई जाती रही है, लैम्बोर्गिनी प्रबंधन ने अभी इसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है, जो संभवतः सेंट अगाटा फैक्ट्री से निकलने वाली पहली 4 दरवाजों वाली कार होगी। मोटर स्पोर्ट। अपने प्रतिद्वंद्वी एन्जो फेरारी के विपरीत फारुशियो लैम्बोर्गिनी ने पहले ही फैसला कर लिया था कि लैम्बोर्गिनी को रेस के लिए फैक्ट्री से कोई सहायता नहीं मिलेगी, क्योंकि वे मोटर स्पोर्ट को अत्यधिक महंगा तथा कंपनी के संसाधनों को व्यर्थ करने वाले खेल के रूप में देखते थे। यह उस समय के हिसाब से असामान्य था, क्योंकि कई स्पोर्ट्स कार निर्माता मोटर स्पोर्ट्स में भाग लेकर गति, विश्वसनीयता और तकनीकी श्रेष्ठता को प्रदर्शित करते थे। विशेष रूप से एन्जो फेरारी अपने कार व्यापार में धन जुटाने हेतु मोटर रेसिंग में भाग लेने के लिए जाना जाता था। फारुशियो की नीति ने उनके तथा इंजीनियरों के बीच तनाव उत्पन्न किया, क्योंकि उनमें से कईयों में रेस के प्रति उत्साह था। वह कुछ लोग पहले फेरारी में काम कर चुके थे। जब डलारा, स्टेनज़नी और वालेस ने अपने खाली समय को P400 प्रोटोटाइप के विकास के लिए समर्पित किया, तो अंततः म्यूरा बनी। उन्होंने इसे रेसिंग के गुणों वाली सड़क कार के रूप में विकसित किया, जो ट्रैक पर जीतने के साथ साथ सड़क पर भी शौकीनों द्वारा चलाई जा सकती थी। जब फारुशियो को इस परियोजना का पता चला, तो उन्होंने आगे बढ़ने की इजाजत यह सोचकर दे दी कि यह कंपनी के लिए प्रभावशाली मार्केटिंग का माध्यम हो सकती थी। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि इसका प्रयोग रेसिंग के लिए नहीं किया जाएगा। लैम्बोर्गिनी के प्रबंधन के अंतर्गत बनने वाली कुछ सच्ची रेस कारें असल में कुछ बेहद संशोधित प्रोटोटाइप थी, जिनमें फैक्ट्री के टेस्ट ड्राइवर बॉब वालेस द्वारा बनाई गई। कुछ कारें जैसे म्यूरा एसवी पर आधारित जोटा और जरामा एस पर आधारित बॉब वालेस विशेष शामिल है। जॉर्ज हेनरी रोसेटी के प्रबंधन के दौरान लैम्बोर्गिनी ने BMW के साथ संबंध बहाल करने के लिए पर्याप्त मात्रा में रेसिंग कार उत्पादन के निर्माण हेतु एक समझौता किया। हालांकि लैम्बोर्गिनी इस समझौते के कुछ हिस्से को पूरा करने में असमर्थ थे। कार को अंततः BMW मोटरस्पोर्ट डिवीजन द्वारा विकसित किया गया तथा इसका निर्माण तथा बिक्री BMW M1 के नाम से हुई। 1980 के दशक में लैम्बोर्गिनी ने 1986 के ग्रुप सी चैंपियनशिप सीजन के लिए QV-X विकसित की। एक कार का निर्माण हुआ,
लेकिन प्रायोजकों की कमी के कारण इसे उस सीजन को छोड़ना पड़ा। QV-X ने केवल एक दौड़ में हिस्सा लिया। दक्षिण अफ्रीका में क्यालामी में होने वाली गैर चैंपियनशिप 1986 सदर्न सन्स 500 किलोमीटर रेस जिसके ड्राइवर टिफ नीडल थे। कार की अंतिम स्थिति शुरुआत से बेहतर होने के बावजूद एक बार फिर इसे प्रायोजक नहीं मिल सके और कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। लैम्बोर्गिनी द्वारा 1989 और 1993 फार्मूला वन सीजन के दौरान फार्मूला वन इंजन की आपूर्ति की गई। इसने लर्रॉस से 1989, 1990, 1992, 1993, लोटस 1990, लियर 1991, मिनार्डी 1992 और 1991 में मोडेना टीम के लिए इंजनों की आपूर्ति की। हालांकि आमतौर पर इसे फैक्ट्री टीम के रूप में जाना जाता था, कंपनी खुद को एक धन लगाने वाले के बजाय एक सप्लायर के रूप में देखती थी। 1992 की लर्रॉस लैम्बोर्गिनी मुख्यतः प्रतिस्पर्धी नहीं थी, लेकिन इसकी उल्लेखनीय चीज इसके धुआं निकालने वाले सिस्टम से निकलने वाली तेल की बौछार थी। लर्रॉसे के बिल्कुल पीछे दौड़ने वाली कारों का रंग आमतौर पर रेस के अंत तक पीलापन लिए हुए भूरा हो जाता था। 1991 के अंत में एक लैम्बोर्गिनी फार्मूला वन मोटर का प्रयोग कोनराड के M011 ग्रुप सी की स्पोर्ट्स कार में किया गया, लेकिन परियोजना के रद्द होने से पहले कार केवल कुछ ही रेसों में दौड़ पाई। उसी इंजन को फिर से लैम्बोर्गिनी की उस समय की मूल कंपनी क्राइसलर द्वारा फिर से नए नाम से पेश किया गया, जिसे 1994 के सीजन में प्रयोग करने के इरादे से 1993 सीजन के अंत में मैक्लेरन द्वारा परीक्षण किया गया। हालांकि ड्राइवर अयर्तो सेन्ना कथित तौर पर इंजन के प्रदर्शन से प्रभावित थे, मैक्लेरन ने मोलभाव खत्म करके इसके स्थान पर एक प्यूजो इंजन का चयन किया और क्राइसलर ने परियोजना समाप्त कर दी। 1996 से 1999 तक हर वर्ष आयोजित होने वाली डियाब्लो सुपर ट्रॉफी, एक सिंगल मॉडल रेसिंग श्रृंखला के लिए डियाब्लो के 2 रेसिंग संस्करण बनाए गए। पहले वर्ष में श्रृंखला में प्रयुक्त होने वाला मॉडल डियाब्लो SVR था, जबकि डियाब्लो 6.0 GTR मॉडल शेष 3 वर्षों के लिए प्रयुक्त किया गया। लैम्बोर्गिनी ने मर्सिएलेगो RGT को FIA GT चैंपियनशिप, सुपर GT चैंपियनशिप और 2004 में अमेरिकी ले मैन्स श्रृंखला में भाग लेने के लिए एक रेसिंग कार के रूप में उत्पादन करने के लिए विकसित किया। गाड़ी की किसी भी रेस में सर्वोच्च स्थिति उस साल वेलेंसिया में FIA GT चैंपियनशिप के शुरुआती राउंड में थी, जहां राइटर इंजीनियरिंग द्वारा बनी कार ने 5वें स्थान से शुरू होकर तीसरे स्थान पर रेस खत्म की थी। 2006 में सुजुका में हुई सुपर GT चैंपियनशिप के शुरुआती राउंड में जापान लैम्बोर्गिनी ओनर्स क्लब द्वारा श्रेणी में चलाई गई किसी RGT कार को पहली जीत मिली। गेलार्डो का एक GT3 संस्करण राइटर इंजीनियरिंग द्वारा विकसित किया गया है। रेसिंग द्वारा उतारी गई एक मर्सिएलेगो RGT जिसे क्रिस्टोफ बॉशू और स्टेफन म्यूक ने चलाया, जूहाई इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित FIA GT चैंपियनशिप के पहले दौर में जीत हासिल की, जो लैम्बोर्गिनी की अंतर्राष्ट्रीय रेस में पहली बड़ी जीत थी। पहचान। बुल फाइटिंग की दुनिया लैम्बोर्गिनी की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 1962 में फारुशियो लैम्बोर्गिनी ने सेविल्ले के खेत में डॉन एडुआर्डो म्यूरा, जो स्पेनिश फाइटिंग बुल का प्रसिद्ध ब्रीडर था, से भेंट की। लैम्बोर्गिनी, जो स्वयं वृष राशि के थे, उन चमत्कारी म्यूरा जानवरों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी जल्द ही बनने वाले वाहनों के लिए उग्र सांड को प्रतीक के रूप में अपनाने का निर्णय लिया। अपनी 2 कारों को अल्फान्यूमेरिक नाम देने के पश्चात लैम्बोर्गिनी एक बार फिर से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए बुल ब्रीडर से मिले। डॉन एडुआर्डो गर्व से भर गया जब उसे पता चला कि फारुशियो ने अपनी कारों का नामकरण उसके सांडों के नाम पर किया है।
चौथी म्यूरा का अनावरण सेविले में उसके खेत में किया गया। वाहन निर्माता ने आने वाले वर्षों में बुलफाइटिंग से अपने संबंध बनाए रखे। इस लेरो का नाम एक म्यूरा सांड के नाम पर रखा गया था, जिसमें 1947 में प्रसिद्ध बुल फाइटर मनोलेटे की हत्या कर दी थी। एस्पाडा तलवार के लिए स्पेनिश भाषा का शब्द है, जिसका उल्लेख कभी-कभी बुल फाइटर अपने लिए करते हैं। जरामा नाम के दोहरे विशेष अर्थ है, लेकिन इसका उल्लेख केवल स्पेन के ऐतिहासिक बुल फाइटिंग क्षेत्र के लिए होता है। फारुशियो भी इसका नाम ऐतिहासिक जमारा मोटर रेसिंग ट्रैक से मिलने के कारण होने वाली भ्रम की स्थिति के बारे में चिंतित थे। उर्राको का नामकरण एक सांड की नस्ल पर करने के बाद 1974 में लैम्बोर्गिनी ने परंपरा को तोड़ दिया। वह काउंटाच का नामकरण एक सांड के नाम पर नहीं अपितु काउंटाच उच्चारित कुंटक एक सुंदर महिला देखने पर पिडमोंटे से लोगों द्वारा इस्तेमाल आश्चर्य के रूप में निकलने वाली आह के नाम पर किया। महान उद्यमी को यह शब्द उस समय मिला जब स्टाइलिस्ट नुक्चियो बेर्तोने ने पहली बार काउंटाच प्रोटोटाइप परियोजना 112 को देखा तो आश्चर्य से उसके मुंह से यह शब्द निकल गया। LM002 स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन और सिलहुट परंपरा के अपवाद थे। 1982 की जल्पा का नाम एक सांडों की नस्ल के नाम पर रखा गया था। डियाब्लो ड्यूक ऑफ वेरागोआ का लड़ाई के लिए प्रसिद्ध उग्र सांड था, जिसने 1869 में मैड्रिड में एल चिकोरो से असाधारण लड़ाई लड़ी थी। मर्सिएलेगो, जिसके प्रदर्शन के कारण 1879 में उसकी जान एल लगार्तिजो द्वारा बख्श दी गई थी। गेलार्डो स्पेनी की सांडों की नस्ल की 5 पैतृक जातियों में से एक के नाम पर आधारित है। और रेवेंतो एक सांड जिसने युवा मैक्सिकन लड़ाके फेलिक्स गुज़मैन को 1943 में हराया था। 2008 की एस्टोक का नाम एक तलवार एस्टोक के नाम पर किया गया, जिसे परंपरागत रूप से बुल फाइट के दौरान मेटाडोर्स लड़ने वाले प्रयोग करते हैं। लैटिन अमेरिका की लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबिल्स लैम्बोर्गिनी लैटिन अमेरिका एसपिक अंग्रेजी लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल्स ऑफ लैटिन अमेरिका सा एक मैक्सिकन कंपनी है जो इटालियन वाहन निर्माण इकाई से लाइसेंस के तहत लैम्बोर्गिनी नाम की कारें बनाती है। लाइसेंस समझौते को 1995 में तोड़ा गया जब ऑटोमोबिली लैम्बोर्गिनी का अधिग्रहण इंडोनेशिया कॉरपोरेशन मेगाटेक और माइकल किम्बरली द्वारा किया गया था। अर्जेंटीना के समूह के पास लैम्बोर्गिनी से संबंधित सामान बेचने की अनुमति थी और अनुबंध में एक खंड था जिसके तहत उन्हें दुनिया भर में उन गाड़ियों के बिक्री करने और प्रदर्शन करने की अनुमति थी जो गाड़ियां मेक्सिको, संयुक्त राज्य और बटा या लैटिन अमेरिका में उनके ढंग से असेंबल की गई थी। ऑटोमोबिल्स लैम्बोर्गिनी ने डियाब्लो के 2 पुनर्निर्मित ढांचों के साथ संस्करणों का उत्पादन किया है, जिन्हें लाइसेंस समझौते के अंतर्गत एरोस और कॉटल नाम से बुलाया जाता है। फिलहाल कंपनी का नेतृत्व जॉर्ज एंटोनियो फर्नांडीज गार्सिया के द्वारा किया जा रहा है। Thanks for watching my video. Like and share and subscribe my channel AJ Quotes.